हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 22, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पेज नंबर साइड में दिया हुआ है, आप कर लेना। उसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, किसी ने फार्मर्स के अगेंस्ट में एक पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ कहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ बात की ही है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो उसके में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कौन कौन से हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा। सेकंड टॉपिक जो हम यहाँ पे करेंगे दैट वुड बी अबाउट द पीएम टू अटेंड क्लाइमेट मीट ऑन द ग्लासगो में भैया COP 26 होने वाला है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में और वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि वो दोनों के अंदर इंडिया एक लीडर है और जहां पे इंडिया लीडर है हमारे एग्जाम के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आएगा तो आपकी सिलेक्शन होगी, आप भी लीडर बन सकते हो। अगला टॉपिक कहता है यूके इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज टू कीप पीस एंड स्टेबिलिटी। मतलब इंडिया और यूके आपस में भैया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद यूके। इसलिए इसका काफी ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि इसकी वजह से चाइना को पास्ट में भी मिर्ची लगी थी और इस बार फिर से मिर्ची लग गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एक बहुत बढ़िया पड़ोसी है चाइना, उसको ये इंपैक्ट करता है। आगे कहता है विल प्राइवेटाइजेशन टेक ऑफ आफ्टर द एयर इंडिया सेल। ये आज का एडिटोरियल है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ है प्राइवेट सेक्टर को लेके, गवर्नमेंट सेक्टर को लेके, ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया में जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से और गवर्नेंस से भी आप इसको बेसिकली थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। आगे रहने वाला है, देखिए पाकिस्तान की मुसीबतें। वैसे पाकिस्तान अपने आप में ही एक मुसीबत है, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को भैया ग्रे लिस्ट में ही रखो। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहा है। FATF क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली न्यूज रहेगी द नो पोल इवेंट्स इन द एरियाज नियर बाई इलेक्शन। देखिए, वैसे बाई इलेक्शन के बारे में हम लोग पहले भी डिटेल में काफी अच्छे से बात कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ब्रीफली आपको इस मुद्दे की जानकारी दूंगा। आगे रहने वाला है द कोल स्कार्सिटी स्टिल अ लूमिंग रिस्क। देखिए, कोल की इंडिया में भैया कमी पड़ गई है, बहुत किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट या तो बंद हो गए हैं या फिर अपनी कैपेसिटी से काफी लो काम कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट अब फाइनली प्रेप आईएएस के ऊपर भी आ चुका है। आप बोलोगे सर वो कैसे? आज मयूरी मैम के घर पे इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया था, क्योंकि वहां पे जो थर्मल पावर प्लांट बिजली सप्लाई करता है बस या उसका कोल खत्म हो गया था। तो देख लीजिए कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। तो फिर एंड पे एकदम से मुझे सर का कॉल आया गया, सर आप हिंदू एनालिसिस आप आज कर लीजिए, और मैं थोड़ा रात लोगों लेट सोया था, तो जिसकी वजह से आज थोड़ा सा डिले हो गया है। तो अगर आज डिले हुआ है हमारा एनालिसिस तो इसका दोष प्रेप आईएएस का नहीं है, ये दोष किसका है? या तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का है या फिर हमारी कोल सप्लाई के अंदर जो दिक्कतें हैं उसका है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया आज हम लोगों ने इस चीज का। खैर, बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मर्स हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बट कांट ब्लॉक द रोड्स। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, पता क्या है? कंफ्यूजन ये है कि जो ये राइट टू प्रोटेस्ट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? और क्या फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अलग अलग होते हैं? पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं कर चुके हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बताइए कि क्या फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं समझ में आया है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, कल वाली एनालिसिस में इसका मैं आपको आंसर दूंगा। यहां पे एक क्वेश्चन चलो साइड बाय साइड एक और पूछ लेते हैं कि जो राइट टू वोट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, राइट टू वोट, ये भी बताइए आप, राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? यूपीएससी में पूछा जा चुका ऑलरेडी क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखना शुरू कर दो, कल वाली एनालिसिस में इसका मैं आपको आंसर दूंगा। उसके अलावा राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए,
कोई महिला थी नोएडा से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल की। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अपने घर से जॉब करने के लिए जाती हूं, मेरे घर से मेरे ऑफिस का रास्ता 1 घंटे का है, आपके प्रोटेस्ट की वजह से मुझे अपने ऑफिस में जाने में 2.5 घंटा कम से कम लग जाता है। उतना ही समय मुझे आने में लगता है, क्योंकि मुझे घूम के आना पड़ता है, क्योंकि आपने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। और ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ठीक है, पता नहीं उनका मीनाक्षी कुछ करके उनका नाम है। उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले हजारों लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज आप लोग सड़क रोक के बैठे हो। तो ये पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी अगेंस्ट द फार्मर यूनियंस। अब उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर यूनियन को इन्वाइट किया था कि भैया आप अपना जवाब दीजिए। फार्मर यूनिट्स ने भी अब अपने अपने जवाब दिए हैं। उसके देखिए ये अलग चर्चा का मुद्दा हो जाएगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम लोग रोक के नहीं बैठे हैं, सरकार ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है ना, हम तो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, आप हमें अलाउ कर दीजिए, हम सड़क खोल देंगे। तो ये सड़क हमने नहीं रोक रखी है, एक्चुअली सरकार ने बैरियर लगा रखा है। तो ये उनका आर्गुमेंट अपने आप में है, खैर वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे में कहा है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो एक पूरी तरह से उनका अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्रॉड टर्म में बोल दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिया है ब्रॉड टर्म में। अगर आप ब्रीफ एनालिसिस करने जाओगे तो अलग यहां पे नतीजे हो सकते हैं। खैर अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, ये उन्होंने यहां पे कहा है, ठीक है। देखिए तो आप जो ये ऊपर वाला छोड़ देना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये कल वाली एनालिसिस जो मैंने की थी उसमें से ये आ गया था कहीं ना कहीं, तो इसको आप छोड़ दो, नीचे वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए भैया, आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन पीसफुल तरीके से कीजिए, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सड़क रोकने का अधिकार आपको नहीं है। आम लोगों का जनजीवन जो तहस नहस हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, वो आपका अधिकार नहीं है। आप परमिशन लीजिए सरकार से, किसी प्रॉपर जगह पे जाके जो आपको डेजिग्नेट की जाएगी वहां पे जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे पास, देखिए 19(1)(c) ये एक फंडामेंटल राइट है, कहता है कि गारंटीज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपका जो मन करे आप उसको बोल सकते हो। आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है, इट एश्योर्स सिटीजन द राइट ऑफ असेंबली, आप इकट्ठे हो सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, इसके अंदर में कवर हो जाता है। आगे कहता है राइट, आर्टिकल 19(1)(c) कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड द ट्रेड यूनियंस, मतलब आप वो भी बना सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। खैर इसके अंदर तो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी किया गया है, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड कर दिया गया। खैर लेकिन फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये मेरा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो थोड़ा, क्योंकि आजकल हम लोग वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस में भी हैं, लेकिन ये बोलने से पहले लोगों को ये भी समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते। कुछ खास कंडीशंस में, टर्म्स एंड कंडीशंस में फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। देखिए सोसाइटी में आजकल ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ तो लोग बात करते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को मेरे क्यों छीन लिया गया। दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में भैया आप बिलीव करते हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन जनरली लोग वो बात भूल जाते हैं, जैसा कि हमारी सबकी आदत होती है। हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट की तो डिमांड करते हैं एकदम भरपूर, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भूल जाते हैं। ड्यूटी भी तो है ना, अरे वो एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या हुआ, वो जस्टिफिएबल नहीं है तो क्या हुआ, आपको फॉलो तो करनी चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। वो जस्टिफिएबल नहीं है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। तो लोग जनरली हमारी कंट्री में और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूटीज भूल जाते हैं, अपने फायदे के बारे में देखते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा रहेगा, कभी बाद में बात करेंगे, ऐसे वैसे में काम आती है इस तरह की चीजें। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं, अगर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, अगर किसी फ्रेंडली रिलेशन हम किसी दूसरी कंट्री के साथ हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, डिसेंसी एंड मोरालिटी अगर आप वो कर रहे हो, या फिर कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, कोर्ट ने अगर कोई आदेश सुना है आप उसका अपमान कर रहे हो, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ों में अगर आपकी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात आ जाती है, तो उस केस में फंडामेंटल राइट को लिमिट किया जा सकता है। एग्जाम के परस्पेक्टिव से
ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यहां पे एग्जाम में वो क्या करेगा, आपसे हल्का सा वर्ड चेंज कर देगा और आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर सरफेस पे पढ़ लेते हैं, अंदर जाके पढ़ने की कोशिश करते नहीं है। ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। डिसेंसी, मोरालिटी, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, हर वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए इंपॉर्टेंट है। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर कई सारे वर्डिक्ट सुनाए हैं। आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा डिटेल यहां पे दे रखी है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपकी स्लाइड में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली हमारा पूरा मुद्दे का जिस्ट यही निकलता है कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप उसको करिए, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, है ना। जो रिस्ट्रिक्शंस है आप इनको भी वायलेट नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। ठीक है, यही पूरा मुद्दा था। आगे आने वाले समय में कोई एडिटोरियल वगैरह इसके ऊपर आएगा तो हम लोग और ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे। कहता है अगला आर्टिकल, पीएम टू अटेंड क्लाइमेट मीट इन द ग्लासगो। ग्लासगो कहां पे है? ब्रिटेन में है, मतलब ग्रेटर ब्रिटेन में है, बेसिकली वैसे स्कॉटलैंड में है। यहां पे होने वाला है कोप 26। अब ये कोप क्या है? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है, फटाफट टाइप करना शुरू कर दीजिए। कोप 3, आज तक जितने भी कोप हुए हैं ना, 2 कोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोप 3 और कोप 21। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कोप नहीं है। आप फटाफट ये बता दीजिए कोप 21 कब हुआ था, और कोप 21 और कोप 3 और कोप 21 कब हुए थे, और इसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अब ये देखिए, मीटिंग हर साल होती है। 1992 में जब आपका अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, उस समय से कोप शुरू हुआ था। यूएनएफसीसीसी हम लोगों ने किया था क्लाइमेट चेंज को लेके, वो सारे का सारा मुद्दा यहाँ पे है। हर साल मीटिंग होती है, तो अभी पहुंच गए हम लोग कोप 26 में। कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो में। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करने वाले हैं। अब इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। इंडिया यहाँ पे इतना बड़ा प्लेयर है कि यूनाइटेड स्टेट्स से, यूरोपियन यूनियन से, यूके से बहुत सारे लीडर्स इंडिया में आए। मोदी जी से बातचीत की, हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर से बात की कि कोप 26 को एक्चुअली वो लोग इंडिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे हम रूठे थोड़ी हुए हैं कि हमें मनाएंगे। एक्चुअली में हम थोड़ा सा रूठे हुए हैं। बात यहाँ पे ये है कि आपके जो यूरोपियन यूनियन है ना, अमेरिका है, यूके है, इन्होंने अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका कहना है कि 2050 तक, यूरोपियन यूनियन का कहना है 2045 तक, इन्होंने अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दिया है कि उसके बाद वो लोग एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया भी अपना नेट जीरो डिक्लेयर करे, यानी कि इंडिया का जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड गोल, उनको और ज्यादा इंप्रूव करे। लेकिन इंडिया भैया अभी उस पोजीशन में नहीं है। देखिए, वैसे तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का। पहले आता है चाइना, फिर आता है यूएसए। देखिए, यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री तो नहीं है ना, एक तो ग्रुप है। अगर कंट्री वाइज की बात करें तो इंडिया जो है 3rd, लगभग 7% दुनिया का ग्रीन हाउस गैस हम लोग ऐड करते हैं। इसीलिए अगर दुनिया को अपना टेम्परेचर 2% डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तो इंडिया का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अपने हिसाब से तो हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रियां भैया इंडस्ट्री बंद थोड़ी कर सकते हैं। वही इंडिया दुनिया को बोलता है कि भैया देखिए, हमारी मजबूरी समझिए, हम लोग जितना हो सकता है स्टेप ले रहे हैं, लेकिन आप अगर ये बोलोगे कि इंडस्ट्री बंद कर दो और बिना हमें हेल्प दिए, है ना, आप हमें टेक्निकल हेल्प दो, फाइनेंशियल हेल्प दो, तब तो हम कुछ और करें, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम अपना मैक्सिमम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरता है। दुनिया वाले इंडिया की तरफ देखते हैं जब भी आप लोग क्लाइमेट चेंज की गोल की बात करते हो। इस बार क्या होने वाला है ग्लासगो में? ग्लासगो में 1 वर्ड 1 सोलर और 1 ग्रिड। हो सकता है कि इंडिया इसको अनाउंस करे विद बोरिस जॉनसन, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये है क्या? 1 सन 1 वर्ड 1 ग्रिड। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत है इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स देने की ना, 5S 70, ये बी वो एल, इस तरह की आदत है। इसी में एक और बहुत शानदार इनिशिएटिव है, 1 सन
वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इनका कहना है कि पूरी दुनिया में एक ही सन है, पूरी दुनिया में एक ही सन हमें हीट देता है, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो। हम ये कर सकते हैं कि जो हीट सरप्लस कंट्रीज हैं, जो हीट सरप्लस कंट्री हैं, यहां पे सोलर पैनल लगाएं, यहां से हम लोग सोलर एनर्जी को जनरेट करें, उस एनर्जी को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कि जिस कंट्री को जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, आप उसको प्रोवाइड करवाइए और इसका जो कॉमन ग्रिड से जोड़ दीजिए आप। जैसे मान लो आपने सहारा डेजर्ट में सोलर पावर प्लांट लगा दिया, बहुत बड़े बड़े हजारों एकड़ जमीन में। अब यहां से सऊदी अरेबिया को भी बिजली जा सकती है, यहां से कीनिया को, इथोपिया को भी जा सकती है, यहां से पाकिस्तान में भी जा सकती है, इंडिया में भी आ सकती है। इसी तरह से अपने इंडिया में अगर सोलर पावर प्लांट लगा दिए तो उसको बिजली को हम लोग बांग्लादेश को भी दे सकते हैं, उसके बाद हम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को भी दे सकते हैं। तो पूरी दुनिया को बेसिकली एक ग्रिड से जोड़ना है। बहुत शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर इंप्लीमेंट हो गया तो देखने में तो ऐसा लगता है किसी साइंस फिक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी ही किसी चीज की डिस्कवरी में पार्टिसिपेट करती है ना। पहले तो सारी चीजें ही इम्पॉसिबल लगती हैं। आइडिया आज दिया गया है मोदी जी के द्वारा, हो सकता है आने वाले 20, 25, 30, 50 साल में इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जा सके। ओके, एक इनिशिएटिव है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर मोदी जी ने उस समय पे ये किया था। इसमें भी जो है उस समय 121 122 कंट्री थी, आज तो थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री हैं, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट सरप्लस होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसके लिए बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वो गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहला ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर एक्चुअली बेसिकली इंडिया में है। इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो सारी चीज़ें बेसिकली ये है, इंडिया इनको कह रहा है कि भैया देखो, अपने हिसाब से मैं पूरा इनिशिएटिव ले रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि 450 गीगावाट बिजली हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेंगे, ये हमारा टारगेट है। ऐसे बहुत सारे टारगेट है इंडिया के पास। तो कहने का मतलब ये है कि COP26 के मामले में इंडिया ने कहा है कि देखो भैया, हमसे जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कि आप हमसे उम्मीद मत कीजिए, ठीक है। दैट्स इट, बात यही है बस। आगे कहता है कि पाकिस्तान का जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें वो रिटेन हो गया है दोबारा से। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ग्रे लिस्ट FATF क्या है, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। 1989 में ये बनाया गया था। इस समय 39 कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट हैं। G7 कंट्रीज की इनिशिएटिव पे इसको बनाया गया था। एक्चुअली शुरू में इसको बनाया गया था सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज के लिए, लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ ना, 9/11 जब अटैक हुआ उसके बाद इसको टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी बना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है, FATF पता क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 40 रिकमेंडेशंस देता है और टेररिस्ट फंडिंग के लिए 9 रिकमेंडेशन देता है। तो ये टोटल कितनी हो गई, 49 रिकमेंडेशंस। अब जो कंट्री 49 रिकमेंडेशन को फॉलो करता है वो तो सही है, लेकिन जो इनको फॉलो नहीं करता उनको वो लिस्ट में डाल देता है। एक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। अभी फिलहाल ब्लैक लिस्ट में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डाला जाता है जो टेररिस्ट फंडिंग करती हैं, या फिर ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठा रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान अभी है। हालांकि इसके अंदर टर्की भी है, इसके अंदर मलेशिया भी है, कई सारी कंट्री हैं, लेकिन हमारा कंसर्न पाकिस्तान है। अब ऑफिशियली इसको ग्रे लिस्ट नहीं बोलते हैं, ऑफिशियली इसका नाम होता है ज्यूरिसडिक्शन अंडर द इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, क्योंकि सभी लोग इसको ग्रे लिस्ट के नाम से जानते हैं, बट ये इसका ऑफिशियल नाम है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि सर हमने तो बहुत सारे स्टेप ले लिए हैं, प्लीज हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दो। लेकिन FATF कह रहा है कि भैया, हमने आपको 34 रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए बोला था, आपने सिर्फ 30 फॉलो की हैं, बाकी 4 आपने फॉलो नहीं किए हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो UN ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? वो आपकी कंट्री में आराम से घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मजा लूट रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं। भैया आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए।
जैसे जैसे मसूद अजहर हो गया ना, इस तरह के बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं उनके, इसीलिए पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा गया है कि अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो उसके फाइनेंशियल हेल्प जो है उतनी नहीं मिल पाती है जितनी यूजुअली आपको मिलती है। वैसे भी इस समय पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, खबर आ रही है कि जो फॉरेन डेलीगेट्स ने उनको गिफ्ट दिए थे, भाई साहब उन्होंने अपने गिफ्ट भी बेच दिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है भैया। जिस घर में वो रह रहे थे वो भी उसका आधे से ज्यादा पोर्शन उन्होंने रेंट पे दे दिया है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है पैसे की। आईएमएफ से वो के सामने वो कटोरा लेके खड़े हुए हैं, लेकिन आईएमएफ उनको इतना इजीली पैसा नहीं देने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। खबर आती है बाई इलेक्शन से। बाई इलेक्शन होता क्या है ये आपको मैं पहले बहुत डिटेल में करवा चुका हूं। जैसे मान लो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके तहत कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको एक सीट खाली करनी पड़ती है। तो जो सीट खाली हो जाती है उस पर दोबारा से इलेक्शन होता है, जिसे कहा जाता है बाय इलेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे 2014 में मोदी जी 2 जगह से लड़े थे। एक लड़े थे वडोदरा से और दूसरा लड़े थे बनारस से। अब ये वडोदरा वाली सीट इनको छोड़नी पड़ी क्योंकि एक ही सीट से रह सकते हैं, तो वडोदरा में क्या हुआ, बाई इलेक्शन करवाया गया। उसी तरह से 2011 के इलेक्शन की बातें हैं, जब वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो उस समय ममता बनर्जी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन बाद में ये एमएलए बन गई तो इनको अपनी वो सीट छोड़नी पड़ी, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन हुए। कई बार जो है वहाँ पे मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो सीट खाली हो जाती है, वहाँ पे भी बाई इलेक्शन करवाया जाता है ना। कई सारे तरीके से बाई इलेक्शन हो सकता है। अब बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना वो हैं बड़े चंट। इलेक्शन कमीशन क्या करता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है कि इस डेट के बाद आप वहां पे रैली वगैरह नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी पर्टिकुलर जगह पे, मान लो ये एक बहुत बड़ी जगह है, कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन होने हैं मान लो। अब बाई इलेक्शन में तो यहाँ अब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लग गया एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहां पे तो आप जाके रैली कर नहीं सकते। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन, आपको पता है कि जुगाड़ू बहुत हैं, ये क्या करते हैं, बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैली करते हैं, तो लोग यहां से ज्वाइन करने के लिए यहां पे आ जाते हैं। अब ये जुगाड़ है। इलेक्शन कमीशन इनको जो पूछता है तो कहते हैं कि देखो हमने आपले वाली कंस्टिट्यूएंसी में तो नहीं किया, हमने तो पड़ोस वाली में किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझसे बच के कहां जाओगे। तो इलेक्शन कमीशन नया ऑर्डर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि देखो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन है आप उसके आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रैली नहीं कर सकते, वहां पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बोला है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ जुगाड़ इसका निकाल ही लेंगे, मुझे पता है पक्का। खैर छोटी सी न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं। यूके इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज टू कीप पीस एंड द स्टेबिलिटी। देखिए यूके का एक 5th जनरेशन, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कहा जाता है एलिजाबेथ। क्या कहते हैं, एलिजाबेथ। वैसे इसका नाम है करियर स्ट्राइक ग्रुप। ठीक है, करियर स्ट्राइक ग्रुप वैसे इसका ऑफिशियल नाम है। एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इसका एक वॉरशिप है। यूके का सबसे एडवांस है। अभी कुछ समय पहले भी हम लोगों ने इस न्यूज़ को पढ़ा था कि वो यूके से चला था, यूके से चलते हुए मेडिटेरेनियन ओशन से क्रॉस करते हुए जो है वो इंडियन ओशन में आया था। तब भी इसने इंडिया के साथ कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस किया था और फिर वो यहाँ से निकलता हुआ मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ सिंगापुर में गया। सिंगापुर, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, ठीक है, इन कंट्री के साथ प्रैक्टिस किया और फिर वो साउथ चाइना सी से होता हुआ इधर से और वो जापान के अंदर जाके रुका हुआ था। अभी वो फाइनली जापान से होते हुए इंडियन ओशन में दोबारा से एंट्री करेगा। उस समय जब वो साउथ चाइना सी से यहाँ से निकला था तब भी चाइना ने बहुत धमकी दी थी यूके को और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। एक्चुअली जब ये यूके से निकला है ना तो कम से कम 40 कंट्रीज के साथ इसने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की हैं। इंडिया के साथ भी की थी, अभी वापस होते हुए भी इंडिया के साथ करेगा। और यूके की और इंडिया की ये सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अभी ये क्योंकि वापसी कर रहा है तो एक एक्सरसाइज हम और लोग करने वाले हैं जिसका नाम है कोंकण शक्ति। क्या नाम है? कोंकण शक्ति। याद रख लेना है, यूके के साथ होती है कोंकण शक्ति। अब इसमें क्या है, खास बात क्या है इसमें? खास बात यह है कि एक तो ये ब्रिटिश का अपने आप में सबसे बड़ा है, दूसरी बात मैरीटाइम, लैंड और एयर, तीनों फोर्स यहां पे काम करने वाली हैं। ठीक है, आपस में कोलैबोरेट करेंगी। एक चीज आपको और बता दूं कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री नहीं है, इसका पर्पस कल्चरल टाइज भी है।
ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर कल्चरल पॉइंट आ जाएगा तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कल्चरल पॉइंट भी है, ध्यान रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इतना ही खबर था, कोई ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा इंडिया कई ये सारी की सारी ना बायलेटरल एक्सरसाइज हैं। बायलेटरल मतलब जो हमारी दो कंट्री के बीच में होती हैं, ट्राइलेटरल जो तीन कंट्री के बीच में होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे अभी मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये एक्सरसाइज के नाम है, ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे सिम्बैक्स है, इंडिया सिंगापुर के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ठीक है, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो देख लीजिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कई बार आपसे पूछ लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है नीड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ द कोल एंड गैस। कोल एंड गैस, पहली बात तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों कि जहां पे आप बहुत सारा रिजर्व स्टोर कर लेते हो, लाइक कम से कम 1-2 महीने के लिए, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिसर्च। बाई चांस अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाए तो कम से कम आप उसको डोमेस्टिकली तो यूज कर सकते हो। फिलहाल इंडिया जैसे पेट्रोलियम के लिए इसका यूज करता है, क्रूड ऑयल के लिए, वैसे हर कंट्री करती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कम से कम 1 महीना 2 महीना का क्रूड ऑयल अपनी कंट्री में स्टोर कर लेते हैं। जैसे बाई चांस मान लो युद्ध हो गया है, लड़ाइयाँ हो गई है ना, उस केस में अगर इंपोर्ट सप्लाई बंद हो जाती है तो कम से कम उसको स्टोर कैपेसिटी से यूज कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं, आर्टिकल में कह रहे हैं कि इंडिया को कोल के लिए और गैस के लिए भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जरूरत है। अभी तक हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास नहीं था, वो हफ्ते 10 दिन की सप्लाई के लिए रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे ये है कि इंडिया में जो है कोल की चल रही है किल्लत, और कोल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 70% से ज्यादा हमारी जो बिजली बनती है वो कोल से बनती है। समस्या ये है, इंडिया दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल के लिए। मतलब हम लोग या तो इंडोनेशिया वगैरह से, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोल को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल हो गया है महंगा। ठीक है, काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो कोल का रिजर्व था वो हो गया है बहुत ज्यादा कम। इसका एक रीजन और भी है। इसका रीजन ये भी है कि इस बार मॉनसून थोड़ा सा डिले हो गया, और मॉनसून के डिले होने की वजह से माइनिंग एक्टिविटी जो है यहाँ पे थोड़ी रुक गई थी। इसका एक रीजन और भी है। इसका रीजन ये है कि अचानक से इंडिया में कोल की डिमांड इंक्रीज हो गई, और इतनी ज्यादा कोल की डिमांड इंक्रीज हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा सप्लाई हम लोग नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पे हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पे आ गई है। तो इन्होंने अभी जो है देखिए 135 कोल फायर्ड जो पावर प्लांट है उनके पास सिर्फ 3 दिन का रिजर्व रह गया। जैसा कि आपने बताया, आपको मैंने बताया कि मयूरी मैम के घर पे भी आज बहुत कट लग गया बिजली का, जिसकी वजह से एनालिसिस नहीं कर पाए। इससे साफ साफ पता लगता है कि कितना ज्यादा कोल की यहाँ पे किल्लत इंडिया में चल रही है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व करने पड़ेंगे। जैसा हम लोग क्रूड ऑयल करते हैं, फ्यूचर में इंडिया को अपने रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। आज का एडिटोरियल से हम लोग क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक कंपनीज हैज बीन अ पुश इन द रिसेंट टाइम्स, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस विद द सेम। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, 10 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अशोक चावला जी ये सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री में, एविएशन मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, अभी तो रिटायर्ड हैं। एक अरविंद मेहता जी हैं, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को भी सर्व किया है, और नीति आयोग में भी रहे हैं, सीनियर बड़े लीडर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जब इन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। खैर, बात कहां से चलती है? बात चलती है एयर इंडिया से। एयर इंडिया को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया गया है। एयर इंडिया इससे पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, मतलब अभी सरकार ने शेयर्स नहीं बेचे हैं। ध्यान रखो, शेयर बेचने में और प्राइवेटाइज करने में फर्क होता है। प्राइवेटाइज का मतलब ये होता है कि जब मेजॉरिटी शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हो, लाइक मोर देन 50%, जहां पे गवर्नमेंट का शेयर माइनॉरिटी में रह जाता है। ठीक है, वो मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे सरकार 5%, 10%, 15% किसी को शेयर बेच देती है, लेकिन मेजर कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। तो एयर इंडिया
के थ्रू सरकार ने कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। पिछले 18 साल में पहली बार कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन किया गया है इंडिया में। इसके अलावा सर कुछ और ऐसी कंपनी है जिसको अभी सरकार प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, जैसे बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा दो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी वगैरह, उनको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने हिंट दे दिया है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये मुद्दा पूरा है। अब यहां से कुछ सवाल उठते हैं। ठीक है, जो आज का सेशन है वो भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही बनाया हुआ है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट ब्रॉड करने की कोशिश करूं तो 1991 से पहले इंडिया में मोस्टली जो चीजें थी, मेजर प्रोडक्शन की चीजें थी, वो इंडिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। और आपको पता ही है कि 1991 से पहले इंडिया की क्या हालत हो गई थी। 1991 में जब हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स किया तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया कम और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन बीच में कुछ सालों के लिए रुक गया था। तो दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर के शेयर को बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना प्राइवेट सेक्टर के शेयर को आप बढ़ाते हो ना, उतनी ही इकोनॉमी ग्रो करती है और उतना ही ज्यादा आपकी जीडीपी भी इंप्रूव होती है। जैसे आप अमेरिका की बात करो, साउथ कोरिया, चाइना की बात करिए, या ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का शेयर बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये कंट्री जो है इतनी डेवलप्ड है। तो सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम लोग प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे शेयर बढ़ाएं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात जो मोदी जी ने खुद बहुत सारे भाषणों में कही है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट का काम का काम जो है गवर्नेंस करना होता है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता है। बिजनेस करना होता है बिजनेसमैन का काम, गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस करना। देखिए कितनी डीप थॉट है ये, है ना, ये समझने की बात है। मतलब बिजनेस जो एक्टिविटी होती हैं वो सारी की सारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को करनी चाहिए, उसमें सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए। सरकार का काम होता है गवर्नेंस करना, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, वो होता है गवर्नमेंट का काम, है ना। एजुकेशन, हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता है। इसी लाइन में सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी एयर इंडिया, भैया एयर इंडिया को लगभग एक दिन में, पता है आपको, 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जो बहुत बहुत ज्यादा होता है। खैर, तो क्या एयर इंडिया को प्राइवेट करने की बात अभी रिसेंटली हुई? ऐसा नहीं है। सन 2000 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब भी एयर इंडिया को प्राइवेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हो नहीं पाया। बाद में 2007 में एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया, ये सोच के कि शायद इसकी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत तो ठीक नहीं हुई। तो ये लॉस मेकिंग जो एयर इंडिया थी, फाइनली इसको अभी इस सरकार ने बेच दिया है। और इसके साथ साथ सरकार ने हिंट भी दे दिया है कि अभी फ्यूचर में हम लोग और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, क्योंकि ये सफेद हाथी हैं भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, इनको रख का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। जनता का जो टैक्स मनी होती है वो उसको नुकसान में ही जा रहा है सब कुछ, है ना। इसीलिए इनको बेच देना ही ठीक है। इसलिए हर किसी ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस ने स्वागत किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वागत किया, है ना। खुद जो एयर इंडिया के एम्प्लॉइज थे उन्होंने भी इसका स्वागत किया, क्योंकि बेचारों को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये तो एक यहाँ पे ये बात हो गई। दूसरी बात, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है तो क्या इंडिया में ये ट्रेंड अभी और ज्यादा बढ़ेगा? इसके आंसर में इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि अभी तक इंडिया में शेयर्स की सेल परचेज हम लोग कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन पहली बार जेन्युइन तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए 2024 में दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे तो सरकार दोबारा से डिफेंसिव मोड में आ जाएगी। तो ये जो 2021-2022 का जो समय है ना, हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है जल्दी से जल्दी सरकार को उनको बेचना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी पॉजिटिव सिग्नल चला जाएगा कि देखिए इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है ना। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल एफडीआई बढ़ेगा, इंडिया के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। अब ये कहते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कहता है कि बिटवीन 1999 एंड 2003
जितनी भी कंपनीज को सरकार ने अभी तक प्राइवेटाइज किया है उसके अंदर मिनिस्ट्री का शेयर बहुत कम था, लेकिन अभी सरकार जिनको बेच रही है वहां पे मिनिस्ट्रीज का शेयर बहुत ज्यादा है। तो क्या मिनिस्ट्री यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे? देखो सोचने की बात है। जैसे एयर इंडिया का ही अगर आप एग्जांपल ले लो, एयर इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन कंट्रोल करती थी और मिनिस्ट्री लोग कभी भी नहीं चाहते कि उनकी कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में जाए। हालांकि वाजपेयी की जो सरकार थी उस समय में भी प्राइवेटाइजेशन को बहुत जोर शोर तरीके से प्रमोट किया गया था, लेकिन उतना हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को प्राइवेटाइज करते हो तो दिक्कत आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपोज करना शुरू कर देती है, लोग भी अपोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हालांकि वाजपेयी सरकार में काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन बाद में जब कांग्रेस सरकार आई लेफ्ट की साथ, तो ये मुद्दा थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, अब कहते हैं लॉस मेकिंग कंपनी या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दोनों से अभी सरकार को एग्जिट कर देना चाहिए। सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता है दोस्तों, सरकार का काम गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना होता है। इसीलिए चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, ये जो नई सरकार आई है इनको प्राइवेटाइज करने की जो पुरानी स्कीम थी इंडिया की उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हो पर्सनली कि प्राइवेटाइज करना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड साइन। ठीक है, 1991 के बाद हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ जिससे इंडिया ने ग्रो किया। अगर हमें और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आपके जीडीपी ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये दोनों जो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं इनका मानना है कि प्राइवेटाइज सेक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बात कही है। आगे कहता है कि जो लॉस प्रॉफिट मेकिंग जो पीएसयूज हैं, अगर इनको भी सरकार प्राइवेटाइजेशन करने लगेगी तो क्या ये जो क्रिटिसिज्म है क्या वो सही है? इन्होंने ये बात कही कि देखिए, जब सरकार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को प्राइवेटाइज करती है ना, तो सरकार को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, उसको प्राइवेटाइज करना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, करना भी चाहिए क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे वापस रिपीट कर दी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जब आप प्राइवेटाइज करोगे कंपनीज को, तो हो सकता है कि सारे के सारा, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, भाई साहब है ना, टाटा है, अडानी है, तो ऐसा ना हो कि सारे का सारा कंट्रोल इनके हाथ में ही चला जाए। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सोचने की बात है। सरकार को प्राइवेटाइज करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि इंडिया में सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे रह जाएं कि सबके हाथ में सब कुछ हो जाए। ऐसा एक्चुअली रशिया में हुआ था। रशिया में कुछ खास खास लोग जो बहुत पावरफुल थे उनके हाथ में ही सारी इकोनॉमी चली गई, जिन्हें कहा जाता है ओलिगार्क्स। तो रशिया वाली हालत इंडिया में ना हो जाए, इसके लिए भी सरकार को यहां पे कदम उठाने की जरूरत है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सरकार को कंपटीशन भी इंश्योर करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि सारी की सारी चीजें टाटा ने ही खरीद ली या फिर अंबानी और अडानी भाई साहब ही लेके चले गए। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी कंट्री जो है 2-3 प्राइवेट कंपनी के हाथ में रह गई। फेयर कंपटीशन होना चाहिए ना, तब बात बनती है। अब सरकार ये जो प्राइवेटाइज कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि पैसा नहीं है। एक तो सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत सारा पैसा वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, फर्टिलाइजर हो, एग्रीकल्चर हो, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मनरेगा वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके ऊपर सरकार को पैसा खर्चा करना पड़ता है। और सरकार के पास पैसा है नहीं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आता है वो सरकार वेलफेयर प्रोग्राम पे खर्च करती है। ठीक है, एक तो यहाँ पे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार का एक एजेंडा है कि गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसलिए सरकार अपने एजेंडे के ऊपर ही अपने एजेंडे को ही फॉलो कर रही है। ठीक है, एक यहां पे ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि पहले प्राइवेटाइजेशन इसीलिए नहीं होता था क्योंकि जो मिनिस्ट्री थी वो अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सारी की सारी मिनिस्ट्री अपने पीएसयू का जो कंट्रोल है उसको छोड़ना चाहती हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिल गया है। ठीक है, दूसरी बात, अभी तक
जो सरकारी कंपनियां हैं उनको कौन कंट्रोल करते थे? आईएएस ऑफिसर बाबू लोग कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी नहीं होती थी। क्योंकि अब ये बाबू लोग जो है हर चीज में एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं। तो सरकार चाहती है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए ताकि एक्सपर्ट लोग इनके अंदर आए, कंट्री की एफिशिएंसी बढ़े, आउटपुट बढ़े। इसलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात हो गई। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हमारे पास हैं, जैसे तालिबान को लेके है, रशिया चाइना वो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिस्टम टू ट्रैक प्रिजनर ऑन पैरोल, जो पैरोल पे प्रिजनर बाहर आ जाते हैं उसके बाद वो भाग जाते हैं, तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पैरोल पे लोग जाते हैं, एक तो आप इनका लेटेस्ट डेटा, आधार कार्ड की डिटेल या फोटो वगैरह अपनी प्लेटफॉर्म पे डालिए। अगर ये कल को कम से कम भाग जाते हैं तो इनका डिटेल तो हमारे पास हो, है ना। बहुत लोग होते हैं ना पैरोल पे आते हैं, वो जेल से बाहर और फिर भाग जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। उनके लिए उन्होंने यहाँ पे ये बात कही है। दूसरी बात, WHO यूनिसेफ ने इंडिया को जो 100 करोड़ की हम लोगों ने डोज दी है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया है। जीन एडिटिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको परसों वाली क्लास में मैंने आपको करवाया ही था। एक आज मोदी जी ने खुद इंडियन एक्सप्रेस में भी और इन द हिंदू में भी आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपने आपको इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि ज़्यादातर डेफिनेटली अपनी सरकार की ही तारीफ करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली बायस होने वाला है, इसलिए मैंने आपको करवाया नहीं है। आगे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग फाइनली 18 महीने के बाद शुरू कर दी है। इससे पहले फिजिकल हियरिंग हफ्ते में कुछ दिन ही होती थी और वो भी ऑप्शनल होता था। तो दोबारा से पुराने वाले इन रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, दोबारा से फिजिकल हियरिंग होगी कोर्ट वगैरह में। उसके अलावा UN अनवील्स फंड फॉर द पीपल्स इकोनॉमी इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड नहीं है, वो सारी चीज़ें, उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स कुछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यही थी आज की एनालिसिस। आई होप आपको ठीक ठाक लगी होगी। ठीक ठाक लगती है तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जो हम लोग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बोलते हैं या करते हैं, ठीक है, उसका आप आंसर देने की कोशिश किया करो। लेकिन एंड में एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है, ये इस बार 2021 के UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप इसका दे दीजिए। ठीक है, सो स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर नीचे लिखो। कल वाली एनालिसिस में आपको इसको मैं डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।